देखो इसके बाद में मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ में, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड, है ना। मैंने पहले भी बताया तुम लोग को, इनडायरेक्ट मेथड में केवल चेंज क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज केवल चेंज आएगा, है ना। ठीक, तो ये ऐसा भी कहा जा सकता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक, देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए देखो सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हमको नॉर्मली कैश फ्लो के क्वेश्चंस में दो पीरियड्स की बैलेंस शीट दी रहेगी। दो पीरियड्स की बैलेंस शीट कहने का मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। ठीक, जैसे अगर एक 1 अप्रैल और 31 मार्च, है ना, 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दी है ना। तो 1 अप्रैल क्या हो गया, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, और 31 मार्च क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर। इस ईयर में बिगिनिंग और एंड के बीच में कैश का कितना फ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, अपने को बेसिकली इन क्वेश्चंस में यही निकालना है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में उसको लिखना है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना। ठीक, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, समस्या यहाँ पे पहले नंबर की ये आती है ना। क्वेश्चंस को जब अपन सॉल्व करने बैठते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करें, है ना। सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के लिए सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट ईयर एंड माइनस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द बिगिनिंग, ये मैंने लिख दिया है। जैसे अगर सपोज दैट 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 की पोजीशन दी हुई है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया रहेगा, सबको मालूम है ना। अगर 50,000 से 75,000 हो रहा है, मतलब साल भर में आपने कितने का प्रॉफिट कमाया, 25,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, है ना। तो 75,000 में से 25,000 घटा दिया तो जो है आपका आ गया कितना, 75 में से 50,000 घटा दिया तो 25,000 प्रॉफिट आ गया, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया रहता है, तब प्रॉफिट कहाँ से उठाएं भाई, तब अपने को प्रॉफिट उठाना है रिजर्व से, मतलब जनरल रिजर्व का जो डिफरेंस होगा, है ना, उससे भी अपन प्रॉफिट उठा सकते हैं, क्योंकि तुमको मालूम है प्रॉफिट को फाइनली कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करते हैं, है ना। ठीक, तीसरी बात, यदि सपोज दैट प्रॉफिट भी नहीं दिया है और रिजर्व भी नहीं दिया है, तो कभी कभी कैपिटल का बैलेंसेस दिए रहते हैं, है ना। जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म के कई क्वेश्चंस में आएगा तुम लोगों को कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो उस कंडीशन में कैपिटल के बैलेंस को ही अपन प्रॉफिट मान सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फाइनली कैपिटल में ही ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस काहे से देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है वहीं से प्रॉफिट उठाना है। यदि डिफरेंट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो हम लोग जनरल रिजर्व या कैपिटल से भी उठा सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। ठीक, तो इनका डिफरेंस निकाल लिया तो प्रॉफिट आ गया, है ना। मैंने कहा दो पीरियड्स की बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुख्य रूप से, है ना। दो पीरियड्स की बैलेंस शीट का मतलब दो पीरियड्स की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी दी रहेंगी और एसेट्स भी दी रहेंगी, उनके बीच में जो भी डिफरेंस आया उसको हमको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, यदि जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर भी दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है जनरल रिजर्व का फिगर 20,000 और क्लोजिंग में दिया है 25,000, तो 5,000 रुपये ट्रांसफर किया है हमने, तो 500 रुपीज़ जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व में जो भी ट्रांसफर है उसको लिख देंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। इसके बाद में प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, है ना। देखो प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है
कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी डिविडेंड प्रपोज किया है ना, नॉर्मली इनके फिगर अगर एडजस्टमेंट्स में दिए हैं तुम लोगों को, है ना, तो उस कंडीशन में प्रपोज डिविडेंड को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा होगा, तो इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और बाद में जो डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा, है ना, उसको अपन लास्ट में जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम लोगों को बता चुके हैं कि डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होना ही है ना, ठीक। तो नीचे जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है प्रपोज डिविडेंड ₹5000, तो 5000 को यहाँ पे जोड़ देना है और बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसी 5000 को क्या कर देना है, लेस कर देना है। समझ में आ गई ना बात, ठीक। यहाँ पे ये माना गया है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो रिवाइज हुआ जब, तो उसके अकॉर्डिंग माना गया कि जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो हमने इस बार पेमेंट किया है ना, पेमेंट किया है, तो प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को यहाँ पे जोड़ना है और उसी डिविडेंड को नीचे लेस करना है, ठीक है ना। और करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को कंटीजेंट लायबिलिटी माना है उन्होंने, है ना, ठीक। लेकिन तुम लोगों को क्वेश्चन में उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे प्रपोज डिविडेंड का फिगर दिया रहेगा, उसको यहाँ पे जोड़ना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बाद में माइनस करना है। समझ में आ गई ना बात, ठीक। इसी प्रकार से इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी वही है। अब देखो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है ना, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि ईयर के बीच में डिविडेंड विच इज टू बी प्रपोज्ड एंड पेड बाय द कंपनी एट द मिड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर का मतलब ईयर के बीच में ही कभी कभी कंपनी को एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो जाते हैं, तो उस प्रॉफिट को भी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में वो बांटती है, उसको क्या कहा जाता है, इंटरिम डिविडेंड। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो जो भी है उसका ट्रीटमेंट यही रहेगा, यहाँ पे जोड़ना है और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में घटाना है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन है तो यहाँ पे जोड़ना है और बाद में तुमको मालूम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही नीचे अपन घटाएंगे इनकम टैक्स का पेमेंट, है ना, ठीक। ऐसा नहीं कि यहीं जोड़ के यहीं घटा दिए, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो प्रॉपरली फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है ना। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स यहाँ जोड़ेंगे और बाद में इनकम टैक्स का पेमेंट जो है वो नीचे अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है ना। अब जो भी प्लस करने से जो भी फिगर आया उसको अपन ने यहाँ लिखा। देखो दो कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है भाई, टोटल अमाउंट और नेट अमाउंट। एक कॉलम मैंने तुम लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, है ना, ठीक। तो इसका टोटल किया। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, देखो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं या निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम्स है उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सब लोगों को मालूम है नॉन कैश एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश है मतलब इससे कैश का कोई फ्लो तो होता नहीं है। डेप्रिसिएशन अगर लगता है तो एसेट की वैल्यू कम होती है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन उससे कैश का कोई फ्लो तो नहीं होता, कैश तो नहीं जाता, है ना। तो जो भी डेप्रिसिएशन है, अब देखो इन सब फिगर्स को यहाँ पे प्लस क्यों किया है मैंने, है ना, उसका कारण ये है क्योंकि ये पूरे के पूरे खर्चे हैं, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को तुमको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, खर्च है तो प्रॉफिट कम हो गया तो उसको फिर से क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, एड बैक कर दिया जा रहा है, क्योंकि ऊपर अपन नेट प्रॉफिट ले रहे हैं ना। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो फाइनली नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट को निकालने में इन खर्चों को घटा दिया गया है, इसलिए उसको फिर से क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो डेप्रिसिएशन है, इसी प्रकार से ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, है ना। जैसे ये सब फिगर जो है ना क्वेश्चन में तुमको जो है नॉन करेंट एसेट्स में मिलेंगे कि जैसे गुडविल दिया हुआ है 5000 से 7500 रुपीज हो गया, है ना, सॉरी 5000 से अगर मैं बोलूँ 2500 रुपीज हो गया,
5,000 रुपये बिगनिंग फिगर था और क्लोजिंग में कितना हो गया 2,500 रुपीज हो गया। तो मतलब 2,500 रुपये 2,500 अपन ने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, है ना, क्योंकि अपने को क्या बैलेंस शीट दी रहेगी ना, मैंने बताया। तो 2,500 रुपीज राइट ऑफ कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो जो फिगर कम हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है। गुडविल राइट ऑफ या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इन सब फिगर्स को यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है ना। इनको निकालेंगे कैसे, मैंने बताया बैलेंस शीट से ही, नॉन करेंट एसेट्स में जो लिखा हुआ रहेगा, है ना। अगर 5,000 से 2,500 हुआ है तो बाकी का 2,500 जो है वो जो कम हुआ है फिगर, उसको अपन राइट ऑफ मानेंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक। इसी प्रकार से लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, जब अपन फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाएंगे, जैसे बिल्डिंग अकाउंट बनाया, ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो भी लॉस आया, अगर लॉस आया है तो जोड़ना है और अगर प्रॉफिट आया है तो लेस करना है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा ना, ठीक है ना। तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। और ये जो दोनों चीजें अपन ने माइनस करी हैं, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये क्रेडिट साइड लिखी होंगी। क्रेडिट साइड लिखी हुई है मतलब प्रॉफिट में जुड़ी है, तो उसको क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये अकाउंट बना के अपन निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सब लोगों को मालूम है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना, ठीक। देखो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो इसके बाद में इस फॉर्मेट को मैंने आगे यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। आगे में तुम लोग भी ऐसा मत करना, तुम लोग इसके नीचे ही लिख लेना, ठीक है ना, पन्ने में ही जो है पेज में आगे बढ़ा लेना ये फॉर्मेट। यहाँ बोर्ड में जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, है ना। इसके बाद में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करेंगे। देखो ये लिखा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन ये उठता है करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, है ना। सब लोगों को मालूम होगा करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जिनको एक विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है, करंट एसेट्स। उनके एग्जाम्पल मैंने नीचे इसलिए अलग से लिख दिए हैं, है ना, जैसे तुम लोगों को कोई परेशानी ना जाए क्वेश्चन करने में। सन्डी डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, अक्रूड इनकम्स हो गया, ये सब क्या हो गए, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार से करंट लायबिलिटीज हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो करंट एसेट्स में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को नहीं लेना है, क्योंकि वो तो फाइनली अपन बाद में ऐड करेंगे ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, है ना। बाकी की करंट एसेट्स को यहाँ पे ले लिया जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। अब देखो इनके ट्रीटमेंट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ना है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे बैलेंस शीट में तुमको मालूम है एसेट साइड दिया हुआ है करंट एसेट, सन्डी डेटर का फिगर दिया हुआ है सपोज दैट, है ना, और दिया हुआ है 5,000 ओपनिंग फिगर है और क्लोजिंग फिगर है सपोज दैट 4,000। 5,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग फिगर 4,000 है, तो 1,000 रुपए की डिक्रीज हुई है ना, तो सीधी सी बात है डिक्रीज है तो इसको जोड़ना है करंट एसेट्स में, और इंक्रीज है अगर करंट एसेट्स, जैसे अगर 5,000 से 6,000 हुआ है सन्ड्री डेटर्स, है ना, मतलब इंक्रीज है तो उसको लेस करना है, घटाना है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, करंट एसेट्स में अपन उल्टा चलेंगे कि अगर करंट एसेट्स जो है वो क्या कहेंगे उसको, कम हो रही है तो जोड़ना है और बढ़ रही है तो घटाना है,
ठीक है ना, लेस करना है। और करंट लायबिलिटीज में सीधा चलना है, मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज जोड़ेगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस होगा। जैसे करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, तुमको लायबिलिटी साइड दिया है, अगर 10,000 ओपनिंग फिगर दिया है और क्लोजिंग फिगर 12,000 दिया है सपोज दैट, तो इंक्रीज हो रहा है 10 से 12 इंक्रीज हो रहा है ना, तो 2,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो करंट एसेट्स घट रही है तो जोड़ना है, और अगर बढ़ रही है तो माइनस करना है, ठीक है ना यहाँ पे। और करंट लायबिलिटीज में सीधा सीधा चलना है, अगर इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है तो जोड़ना है, और घट रही है तो घटाना है। समझ में आ गई ना बात, ठीक। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में भी मैं लिख दिया हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो किसी और वीडियो में देख लेना तुम लोग, ठीक। तो ये आ गया। इसके बाद में फाइनली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसके बाद में इसमें से इनकम टैक्स का पेमेंट और घटा देना है अपने को, तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये फाइनल आ गया। देखो यहां तक मैंने नेट अमाउंट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद में अब ये जो इसमें से जो भी लेस करने के बाद इनकम टैक्स का पेमेंट जो फाइनली आएगा वो उसको अपन नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। और इसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, जो मैं पहले बता चुका हूं तुमको। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे, उसमें उसके बाद में इनका फाइनल फिगर निकालेंगे, और उसके बाद में ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो फाइनली आंसर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। देखो ये मैं तुम लोगों के साथ फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था, इसलिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर तुम लोग क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन में नॉर्मली इसमें से 3-4 चीज़ें रहती हैं, है ना, ठीक। एसेट्स की खरीदी, सेल्स या परचेज निकालनी रहेगी तुमको, तो वो एसेट का अकाउंट बना के निकाल सकते हो। बाकी 2 पीरियड्स की तुमको बैलेंस शीट दी हुई रहेगी। तो बस ध्यान ये रखना है एनालिसिस करने में कि क्या बढ़ रहा है और कौन सी एसेट जो है वो कम हो रही है या कौन सी एसेट बढ़ रही है। इसी प्रकार से लायबिलिटीज का भी बढ़ना और घटना अपने को देखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों से बनने लग जाएंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बतला दे रहा हूँ जल्दी से, है ना। ये तो मालूम है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ठीक है ना। शुद्ध लाभ, वर्ष का शुद्ध लाभ, ठीक है ना। उस संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व्स को क्या बोलेंगे, संचयों में हस्तांतरण, जैसे सामान्य संचय, ठीक है ना। और प्रस्तावित लाभांश या अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड को क्या कहा जाता है, अंतरिम लाभांश, और इसको प्रस्तावित लाभांश, ठीक है ना। आयकर के लिए प्रावधान जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में गैर रोकड़ एवं गैर संचालन मदों का समायोजन करेंगे, गैर रोकड़ एवं गैर संचालन मदों का समायोजन, ठीक है ना। मूल्यह्रास जोड़ेंगे, ख्याति अपलिखित जोड़ेंगे, अंश या ऋण पत्रों पर दी गई कटौती जोड़ेंगे, प्रारंभिक व्यय जोड़े अगर अपलिखित है तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। स्थायी संपत्ति या विनियोग पर के विक्रय पर होने वाली हानि जोड़ेंगे, और अगर स्थायी संपत्ति या विनियोग के विक्रय पर होने वाला लाभ है तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना, लेस करेंगे, ठीक। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव को कहेंगे ब्याज या लाभांश प्राप्त, है ना, है तो लेस करेंगे। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मतलब कि इसको बोलेंगे कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तन के पूर्व का लाभ, क्या, कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तन के पूर्व का लाभ, ठीक है ना। इसमें अपन करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्तियां, है ना, चालू संपत्तियों में कमी को जोड़ा जाएगा, चालू संपत्तियों में वृद्धि को घटाया जाएगा, और चालू दायित्व में वृद्धि को जोड़ा जाएगा और चालू दायित्व में कमी को घटाया जाएगा। क्या आ जाएगा, संचालन क्रियाओं से
रोकड़ प्रवाह। चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बारे में मैंने बताया तुम लोगों को। चालू संपत्ति में क्या क्या आता है, विविध देनदार, प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब अल्पकालीन विनियोग, क्या, अल्पकालीन विनियोग, ठीक। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पूर्व दत्त व्यय। अक्रूड इनकम्स का मतलब उपार्जित आय, ठीक। करंट लायबिलिटीज का मतलब चालू दायित्व। विविध लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देय बिल, बिल्स पेएबल, ठीक। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक। अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है, अदत्त व्यय। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है अग्रिम प्राप्त आय। समझ में आ गई ना बात, ठीक। ये मैंने तुम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का पूरा फॉर्मेट जो है हिंदी इंग्लिश में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपन जो है उठाएंगे और उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड का, है ना। देखो क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, लेकिन यह है कि तुमको सॉल्यूशन बहुत लंबा और लग जरूर रहा होगा। जब मैं समझाऊंगा तो तुमको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ प्रवीण लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को करने के लिए तुम लोगों को बैलेंस शीट दी रहेगी 2 पीरियड्स की, जैसे 2013-14 और 14-15। 13-14 मतलब प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन दी है, और 2014-15 मतलब करंट ईयर की इंफॉर्मेशन भी दी है ना। इसको बिगनिंग बोल सकते हैं, इसको एंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज तुम लोगों को मालूम है, बैलेंस शीट जो है पूरी की पूरी बनती किसमें है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है ना, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 1,50,000 से 2 लाख, मतलब 50,000 रुपीज की शेयर कैपिटल इशू हुई है। ये अपने को मालूम होना चाहिए। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस वही है, एक्सपर्टाइज चाहिए। मतलब कि आप जब 3, 4, 5 क्वेश्चंस करोगे तो तुम लोगों को करने का वे जो है वो समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 से 2 लाख मतलब 50,000 रुपीज की शेयर कैपिटल इशू हुई है। कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। सब लोगों को मालूम है ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। अपन बाद में उठा के उसको लिख देंगे इशू ऑफ शेयर्स 50,000 रुपीज है। देखो मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो सिमिलरली 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो 75,000 से 50,000 हुआ है, मतलब कम हुआ है ना। 25,000 रुपीज की शेयर कैपिटल क्या हुई है, रिडीम हुई है, रिडम्पशन हुआ है, पेमेंट हुआ है। लेकिन ये भी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, है ना, ठीक। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 25,000, ये ठीक है ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसके बाद में ये देखो ये 25,000 माइनस में लिखा है, मैंने ध्यान रखना ब्रैकेट में उसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अपने को बनाना है सबसे पहले क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। वो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को बता दिया, ठीक। देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए मैंने तुम लोग को पहले बताया हुआ है। सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस का डिफरेंस देखेंगे, वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा, है ना। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस कितना आया, 15 से 24,000 हुआ है ना, मतलब 9,000 रुपीज प्रॉफिट बढ़ा है। अगर यही लेस होता, सपोज दैट 15,000 से 12,000 हो जाता, सपोज दैट, तो 3,000 रुपीज का क्या होता, लॉस होता। लॉस को अपन ब्रैकेट में लिख देते, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने लिख भी दिया है 9,000 रुपीज, ठीक है ना। इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही पहले बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर मैंने बताया था तुम लोगों को, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो 20 से 35,000 हुआ है,
20,000 से 35,000 मतलब 15,000 रुपीज तुमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है ना। यहाँ पे लिख देना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 15,000। 15,000 कैसे आया है, 20,000 से 35,000 हुआ है, मतलब 15,000 रुपीज जनरल रिजर्व में अपन ने ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है ना। और कोई एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में अभी नहीं है, तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है ना, इसके बाद में करेंगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो अपन ने लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स अच्छे से समझ लेना तुम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया है 10,000 एंड ऑन बिल्डिंग दिया है 60,000, है ना। तो डेप्रिसिएशन लिख लिया अपन ने, मैंने बताया था नॉन कैश आइटम है, जोड़ेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 और बिल्डिंग 60,000, है ना। देखो ऊपर ये मैंने एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, इसको मैं अभी बतलाऊंगा तुम लोगों को। यहाँ पे अभी अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन अपन ने लिख लिया 10,000 और 60,000 रुपीज प्लांट और बिल्डिंग का, समझ में आ गई बात, ठीक। और कोई आइटम देख लें अपन। देखो इनको तो अपन देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही बच रहा है। लेकिन इसमें देखो एक गुडविल दिया हुआ है, बिल्डिंग और प्लांट तो तुमको मालूम है फिक्स एसेट्स है ना, उसकी परचेज या सेल अपन बाद में देख लेंगे, ठीक। गुडविल देखो 36,000 से 20,000 हो गया है, मतलब कि 16,000 की गुडविल क्या हुई है, राइट ऑफ हुई है, राइट ऑफ हुई है। तो उसको यहाँ पे जोड़ना है ना अपने को, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना, बताया था मैंने, गुडविल रिटर्न ऑफ 16,000, 36 माइनस 20 मैंने लिख भी दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में इन सब को ऐड किया अपन ने, तो आया 1,10,000। कितना आया, 1,10,000। ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब अभी वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, समझ में आ गई ना बात। अब इसके बाद में हमने क्या देखा, वर्किंग कैपिटल के आइटम मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो देखो करंट एसेट्स सबसे पहले देखे, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिला के अब क्या कहा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो 1,29,000 से 1,69,500 रुपीज हो गया है, मतलब बढ़ा है। कितना बढ़ा है, देखो जब अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा है तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। सब लोगों को मालूम है कि करंट एसेट्स बढ़ती है तो घटाते हैं और घटती है तो प्लस करते हैं। करंट लायबिलिटीज में सीधा सीधा चलता है, बढ़ती है तो प्लस करते हैं और अगर घटती है तो माइनस करते हैं। घटती है मतलब डिक्रीज होती है, ठीक है ना, तो माइनस, ठीक। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुई है, 129 से 169,500, मतलब कि इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सॉरी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ मैंने क्या लिखा है, लेस। लेस को मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस है, देखो 129, इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 40,500 रुपीज आया। करके देख लेना कैलकुलेटर में, ठीक है ना। कैश तो अपन यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि कैश सबसे नीचे लेते हैं, सब लोगों को मालूम है। ओपनिंग कैश जोड़ देंगे तो फाइनली क्लोजिंग कैश आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसके बाद में ट्रेड पेबल्स 37,000 से 49,500, है ना, ठीक। मतलब कि बढ़ा है, बढ़ा है तो ट्रेड पेबल्स अपन सीधा सीधा काम करेंगे, जोड़ देंगे। देखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 12,000, है ना। 12,000 कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। 37 से 49 मतलब 12,000, ठीक, प्लस हो गया, ठीक। इसके बाद में 1,10,000 में से 40,500 माइनस हुआ, 12,000 प्लस हुआ तो आया 81,500, है ना। और फॉर्मेट पूरे लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स का हालांकि कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो इनकम टैक्स पेड निल हो गया। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनली 81,500। इसको अपन ने कहाँ लिखा, नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिखा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, समझ में आ गई ना बात, ठीक।
इसके बाद में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं तुमको। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना, ये बिल्डिंग और प्लांट है ना। देखो बिल्डिंग जो है 80,000 ओपनिंग है और 60,000 क्लोजिंग है ना। ठीक, तो अब कितनी बिल्डिंग परचेज हुई या सेल हुई इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे, है ना। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में कितना चार्ज हुआ है, 60,000 चार्ज हुआ है, नीचे दिया हुआ है। ठीक, तो देखो अपन चाहे तो एक बिल्डिंग अकाउंट भी बना सकते हैं, मैंने वर्किंग नोट में ऊपर बना दिया है ना। बिल्डिंग अकाउंट में देखो देखो अकाउंट बनाने से क्या होगा कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा, है ना। देखो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था 80,000, क्लोजिंग कितना है 60,000 है, ये तो सबको मालूम है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन कितना है 60,000, है ना। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ा 60 और 60 1,20,000 आया। 1,20,000 में से अपन ने 80,000 घटाया तो 40,000 क्या आ गया, परचेज आ गया ना बिल्डिंग का, है ना। ठीक, ये क्या लिखा है मैंने, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब कि 120 में से 80,000 घटा के आया ये फिगर, क्योंकि और कुछ कहीं क्वेश्चन में तो दिया नहीं है ना। तो ओपनिंग 80, क्लोजिंग 60, डेप्रिसिएशन अपन हमेशा एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड लगाते हैं, और जो डिफरेंस आया वो क्या आ गया, परचेज का फिगर आ गया, है ना। परचेज के फिगर को अपन ने क्या लिख दिया, परचेज ऑफ बिल्डिंग। और देखो परचेज किया है तो कैश गया है तो अपन ने काय में लिखा है इसको, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 40,000 रुपीज ब्रैकेट में लिखा हुआ है। गया है मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश है ना, पैसे गए हैं तो माइनस में लिखा है। समझ में आ गई ना बात। सिमिलरली अपन ने यहाँ पे देखो मैंने बनाया नहीं है, प्लांट अकाउंट भी तुम बना सकते हो। देखो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000 और डेप्रिसिएशन अपन ने चार्ज किया 60,000 और क्लोजिंग कितना है प्लांट का 1 लाख, है ना। तो देखो यहाँ पे आया प्लांट में 10,000 और यहाँ 1 लाख, तो 1,10,000 1,10,000 में से ओपनिंग घटा दिया, ओपनिंग मतलब 40,000 घटा दिया तो 70,000 रुपीज की क्या आ गई, परचेज आ गई, है ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आएगा तो परचेज होगी, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगा तो क्या होगी, सेल्स होगी। समझ में आ गई ना बात। ठीक, सिमिलरली अगर तुम लोगों को अलग ये चीज मालूम है कि बिल्डिंग के बेचने पर अगर लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, और अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। वो क्वेश्चन में तुमको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा। अपने को यहाँ पे क्या है, परचेज ऑफ बिल्डिंग और परचेज ऑफ प्लांट ही लिखना है केवल, तो वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया कैसे आया, ठीक है ना। अब देखो परचेज किए हैं दोनों बिल्डिंग और प्लांट, तो पैसे गए हैं तो दोनों को अपन ने माइनस में लिखा, तो 70 और 40 कितना हो गया, 1,10,000 रुपीज माइनस हो गया। समझ में आ गई ना बात, है ना। इसके बाद में आ रहे हैं अब अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। देखो ये पूरा क्वेश्चन अगर तुम देखो, मैंने तुम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे शुरुआत में बताया था 150 से 2 लाख, तो 50,000 इशू हुआ है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हुआ है, पेमेंट हुआ है ना 25,000 माइनस में है, तो 50 में से 50 में से 25 गए तो 25,000 रुपीज यहाँ प्लस ही आएगा। समझ में आ गई ना बात। ठीक, देखो ये पूरा क्वेश्चन अपना हो गया। अगर अपन देखें, ये ले लिया, ये भी ले लिया, जनरल रिजर्व यहाँ जोड़ लिया, ठीक, पी एंड एल यहाँ पे नेट प्रॉफिट ले लिया, करंट लाइबिलिटीज ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ गया, बिल्डिंग प्लांट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया, ठीक। गुडविल को भी कहाँ पे ले लिया अपन ने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ लिया ना, रिटर्न ऑफ हुई है जो, है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है यहाँ पे आ गया, करंट एसेट्स में आ गया तुम्हारा, जो बढ़ा है या मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कैश अपन लास्ट में लेंगे, ठीक। पूरा क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक। अब इसके बाद में क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो 81,500 प्लस है और नीचे का 25,000 प्लस है, इन दोनों को जोड़े और 1,10,000 क्या किए, माइनस किए, तो देखो माइनस में ही आ रहा है फाइनली 3,500, तो हमने माइनस में ही लिखा है इसको, कितना 3,500 रुपीज माइनस, ठीक। अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐड किए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,500 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किए तो फाइनली आंसर आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो 35,000 माइनस है और 12,500 प्लस है ना, तो प्लस में से माइनस गया तो प्लस ही आएगा ना, तो 9,000 फाइनली क्या आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये 9,000 तुम्हारा क्लोजिंग कैश जो है वो आंसर भी है। समझ में आ गई ना बात। तो इस प्रकार से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा इनडायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, और नॉर्मली इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आए कई बार, तो एक की जगह अगर 2 बार सुनोगे तो लगभग तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में और बतला दूंगा तुम लोगों को वीडियोस के माध्यम से, है ना, तो उस कंडीशन में वो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को। ठीक, थैंक यू।